रिसेंटली इंडिया और ग्रीस के बीच में एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि भारत की तरफ से हमारे जो रफाल फाइटर जेट्स हैं उनके द्वारा यहां पे हिस्सा लिया गया था। इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स यहां पर ग्रीस की जो एयरफोर्स है उन्होंने इंडिया को एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, बड़ा ही यूनिक सा प्रपोजल पेश किया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग मिलकर के फ्रांस के साथ बातचीत करते हैं सो दैट हम दोनों को ही जो हमें नए रफाल फाइटर जेट्स को खरीदना है उसको हम फ्रांस से सस्ते दाम में खरीद सकते हैं। आपको मालूम होगा इंडिया जो है वो फ्रांस के साथ काफ़ी लंबे अरसे से 26 रफाल फाइटर जेट्स को लेने की बातचीत में लगा हुआ है, जिसको लेकर नेगोशिएशंस अभी पिछले 1-2 महीने से बहुत अग्रेसिवली चल रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ ग्रीस के द्वारा भी दोस्तों फ्रांस की सरकार के साथ इन्हीं रफाल फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने की बातचीत चल रही है। और जो ग्रीस का आंकड़ा है दैट इज मच हायर देन इंडियाज नंबर, बिकॉज ग्रीस भी यहां पे एक साथ 40 फाइटर जेट्स है जो कि फ्रांस से प्रोक्योर करना चाहता है। और इसी बीच ग्रीस ने इंडिया को कहा है ऐसा करते हैं कि हमारे 40 और आपके 26 मिलाकर के हम लोग मिलकर के नेगोशिएशन करते हैं सो दैट हम लोग फ्रांस से एक बेटर डील को यहाँ पर बेसिकली दोनों देशों के लिए ले सकें। नाउ ये इंडिया के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्योंकि पिछले महीने की इस खबर को ध्यान से देखिए। 31 मई को दोस्तों ये खबर सामने आई थी, वियॉन की ये खबर थी। बताया गया था कि फ्रांस जो है वो इंडियन नेवी से अपने रफाल फाइटर जेट्स को बेचने के लिए ऑलमोस्ट 2 गुना से भी ज़्यादा के पैसे की मांग कर रहा है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जो इंडिया 26 रफाल फाइटर जेट्स को लेने के लिए फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है, इसकी जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉस्ट है ये 30,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। लेकिन फ्रांस यहाँ पर इसके लिए 50,000 करोड़ के आसपास की कॉस्ट को मांग कर रहा है। और इसीलिए जो ग्रीस के द्वारा ये भारत को दिया गया ऑफर है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या यहाँ पे ग्रीस ने कहा है एंड ऑल्सो कैसे ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो रिसेंटली क्या हुआ था, हमारे जो फाइटर जेट रफाल हैं वो बेसिकली अमेरिका में एक एयर एक्सरसाइज चल रही थी जिसका नाम था रेड फ्लैग 24। और ये वाली एयर एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हुए ये वापस भारत की तरफ आ रहे थे, लेकिन इनको रास्ते में ग्रीस में रुकना पड़ना था बिकॉज इनको अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनमें रीफ्यूलिंग करवानी थी। लेकिन वहीं पर इंडियन एयरफोर्स ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि जब हम लोग ग्रीस में रुकेंगे तो हम लोग केवल स्टॉप ओवर के लिए नहीं बल्कि हम लोग ग्रीस के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज को भी यहाँ पर कंडक्ट करके आएंगे। और जब दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच में इस जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया, उसी दौरान ग्रीस के द्वारा एक कोलैबोरेटिव अप्रोच को प्रपोज किया गया है विद इंडिया सो दैट जो ये रफाल फाइटर जेट्स हैं इनको खरीदने के लिए उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग मिलकर के एक कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाएं और हम लोग मिलकर के फ्रांस के साथ एक डील कर लेते हैं सो दैट हम दोनों को ही एक बेटर ऑफर यहाँ पर मिल सकता है। ऑब्वियस सी बात है, हम कई बार इसको आमतौर पे बिजनेस में भी देखते हैं कि अगर 2 बायर्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं तो बाइंग करने की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो जो बेचने वाला है उसको लगता है कि ठीक है, क्योंकि मेरी ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर बिक रही है तो ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पर इसमें जो अपनी मार्जिन है वो कम करके आपको ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करने के लिए वो जो सेलर है वो यहाँ पर मजबूर हो जाता है। तो यही स्ट्रैटेजी इन्होंने कहा है कि इस तरह की जो स्ट्रैटेजी अगर हम लोग अपनाते हैं तो इस केस में हम दोनों को ही एक फेवरेबल डील बेसिकली यहाँ पर मिल सकती है। ग्रीस का आर्ग्यूमेंट वही था। ग्रीस ने कहा कि पहले भी ऐसा कई दफ़ा हो चुका है, हालांकि इन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया कि पहले ऐसे कौन सी कंट्री ने कहाँ पे किया है, लेकिन ग्रीस ने कहा है कि अगर हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ मिलकर के नेगोशिएटिंग टेबल पे जाके बैठते हैं फ्रांस के साथ तो इससे हमारी बार्गेनिंग पोजीशन जो है ये बेटर हो जाएगी एंड ऑब्वियसली हमें बेटर प्राइस पर फाइटर जेट दोनों ही कंट्रीज़ को यहाँ पर मिल सकता है। बिकॉज हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो ये रफाल फाइटर जेट है, इस एक फाइटर जेट की जो कॉस्ट है ये कम से कम 1100 करोड़ से ज़्यादा की केवल एक फाइटर जेट की यहाँ पर कॉस्ट देखने को मिलती है। सवाल तो आखिरकार ये आता है कि क्या जो ये प्रपोजल ग्रीस के द्वारा दिया गया है, विल दिस रियली हेल्प इंडिया?
अब इसको ध्यान से देखिए, इंडिया जो है अपने मरीन फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने के लिए काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रहा था। हमारी बातचीत एक तरफ अमेरिका के साथ भी चल रही थी और दूसरी तरफ हमारी बातचीत मेनली फ्रांस के साथ चल रही थी। लेकिन चूंकि हमने फ्रांस से ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के लिए रफाल जेट्स को लिया हुआ था, तो इंडिया ने यहाँ पर ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि हम लोग फ्रांस के साथ ही इस नेगोशिएशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए जो इंडिया ने 26 रफाल मरीन फाइटर जेट्स को लेने की बातचीत थी, वो फ्रांस के साथ हमारी आगे बढ़ती गई। ये वाले जो फाइटर जेट्स हैं, बाय द वे आपको बता दूं, ये बेसिकली उसी जो हमारा एयरफोर्स का रफाल जेट है उसी का नेवल वेरिएंट है, और इसी को अब हम लोग हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ना, उसके अंदर हम लोग इन फाइटर जेट्स को इंटीग्रेट करने वाले हैं। जो हमारे INS विक्रमादित्य हुआ, INS विक्रांत हुआ, उन्हीं के ऊपर इन रफाल मरीन फाइटर जेट्स को इंटीग्रेट करने वाले हैं। इंडिया के लिए ये ऑफर ग्रीस का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्यों बन जाता है? पिछले महीने एक रिपोर्ट सामने आई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि फ्रांस को इंडिया से जो यहाँ पर डील करनी चाहिए, उसकी जो मैक्स टू मैक्स कॉस्ट होनी चाहिए वो केवल 30,000 करोड़ की होनी चाहिए। ऐसा किस बेसिस पे कहा गया था? याद कीजिए, जब एयरफोर्स और रफाल के बीच में, जो एयरफोर्स और फ्रांस के बीच में रफाल को लेकर डील हुई थी, हमने दोस्तों उस टाइम पे 36 रफाल एयरक्राफ्ट को लेने की बात करी थी। उस पूरी डील का जो कॉस्ट आया था, दैट वाज ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ रुपीस फॉर फुल डील। ना यहाँ पर अगर आप 80,000 को 36 के साथ डिवाइड कर देंगे तो सामने आता है कि एक एयरक्राफ्ट के लिए 2222 करोड़ रुपए लिए गए थे। लेकिन असल में रफाल की जो कॉस्ट है वो इतनी नहीं है। उस टाइम पे इंडिया ने इस कॉस्ट को जस्टिफाई किया था बिकॉज असल में जो रफाल की कॉस्ट है वो तो वही 1100 करोड़ पर फाइटर जेट की ही है, लेकिन इंडिया ने जो एडिशनल यहाँ पर पैसा दिया था वो इसलिए दिया था सो दैट रफाल की जो मेंटेनेंस और रिपेयर करने की जो फैसिलिटीज हैं उनको भी भारत में बनाया जा सके और इंडिया को आइंदा से ये वाला जो एक्स्ट्रा पैसा है वो यहाँ पर ना देना पड़े। इसीलिए एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अगर हम लोग आज की डेट में 26 फाइटर जेट्स को प्रोक्योर कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इसको आप गुना कर लीजिए 1100 से, मोटा मोटा जो रकम बनती है वो 30 से 35,000 करोड़ के बीच की रकम बनती है। इतनी ही कॉस्ट हमें यहाँ पर दिखनी चाहिए। इनफैक्ट इंडिया की कई सारी न्यूज़ एजेंसीज ने यहाँ पर इसको कवर भी किया था और इन्होंने इतना तो साफ साफ बोल दिया था कि जो ये टोटल कॉस्ट होगी ये 40,000 करोड़ से कम की ही होनी चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस की तरफ से जो कॉस्ट की डिमांड करी जा रही है वो 50,000 करोड़ की कॉस्ट की डिमांड ही इनके द्वारा करी जा रही है। सो यस, अगर इंडिया ग्रीस के साथ मिलकर के नेगोशिएटिंग टेबल पे एक साथ बैठते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर जो ये वाला कॉस्ट फ्रांस के द्वारा चार्ज किया जा रहा है ये डेफिनेटली इंडिया के द्वारा इंडिया को कम कॉस्ट में मिल सकती है। ग्रीस को भी यहाँ पर फायदा होगा बिकॉज ग्रीस जो है, आपको बता दूं, उनकी जो वायुसेना है, बाय द वे वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग वायुसेना मानी जाती है। उनकी जो वायुसेना है वहाँ पर बहुत सारे पुराने लड़ाकू जहाज हैं जिनको कि ग्रीस अब रिटायर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिराज 2000 हुए, कुछ F-16 हुए अमेरिका के, इनको भी रिटायर करने की बातचीत चल रही है और इन्हीं को रिटायर करके ग्रीस 40 नए दसॉल से रफाल फाइटर जेट्स लेना चाहता है बिफोर 2025 और इवन अमेरिका के जो F-35 हैं वो भी वो 40 F-35 स्टेल्थ जेट्स को प्रोक्योर करने की बातचीत में यहाँ पर लगा हुआ है। सो दोनों को ही फायदा होगा। देखते हैं एग्जैक्टली क्या होगा। इंडिया के द्वारा एज सच ऑफिशियली कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन आइडिया यहाँ पर पर्सनली बोलूँ तो उतना बुरा नहीं है। और अगर ये आइडिया यहाँ पर काम कर जाता है, दिस वुड मीन कि आने वाले टाइम में, क्योंकि अब डिफेंस के प्रोक्योरमेंट के प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए ये वाला आइडिया आगे जाकर के भी जनरली कंट्रीज के लिए वर्कआउट कर सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में दोस्तों अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़ कर के ही अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में GS कोर्सेज के साथ साथ हम लोग आपके लिए ऑप्शनल कोर्सेज भी लेकर आए हैं जो कि करोल बाग सेंटर में शुरू करवाए गए हैं। और इन कोर्सेज के साथ साथ आपके लिए CSAT, essay राइटिंग, 1:1 मेंटरशिप, करंट अफेयर्स कवरेज और साथ में टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई गई हैं। कोई भी डाउट है आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड